हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हमने ख़त्म किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी के बारे में। तो जैसे कि हम लोग सोचते आ रहे हैं हमेशा से कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है वो बड़े ऑर्गेनल्स हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, लेकिन कुछ सालों से नीट में देखा गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और गोल्जी एपरेटस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं गोल्जी एपरेटस को। तो सबसे पहले गोल्जी एपरेटस को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइपोकॉन्ड्रिया एंड ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है बेटा। इसमें देखिए सर, लाइपोकॉन्ड्रिया एंड ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। देयर आर आल्सो नोन एज डिक्टियोसोम। प्लांट सेल के केस में, प्लांट सेल के केस में गोल्जी एपरेटस का एक और नाम ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। तो आइए हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, गोल्जी बॉडी को फर्स्ट ऑब्जर्व किया था जॉर्ज नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर गिवन बाय, जो पहला मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर था, जो पहला मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर था वो बेटा देखा था कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है ना, कैमिलो गोल्जी ने। और ये इन्होंने कहाँ पे ऑब्जर्व किया था? नर्व सेल्स ऑफ आउल में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि सबसे पहले हम लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा गया तो वो देखा गया बेटा कैमिलो गोल्जी के द्वारा, और इसीलिए इसका नाम भी है बेटा गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है बेटा वो देखा था डाल्टन ने, इसीलिए इसका एक और यहाँ पे नाम ऐड हो गया, डाल्टन्स बॉडी। नाम गिनते जाइएगा, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइपोकॉन्ड्रिया, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, प्लांट के केस में डिक्टियोसोम और डाल्टन्स बॉडी। आगे की बात करते हैं। इट इज मेम्ब्रेन, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दे आर प्रेजेंट इन, जो गोल्जी बॉडी है बेटा वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, लेकिन सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे मैंने टर्म यूज किया है नियरली, ठीक है ना। दे आर प्रेजेंट नियरली ऑल यूकैरियोटिक सेल्स लाइक प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है ना। लेकिन उन प्लांट और एनिमल सेल्स में से कुछ में गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है, जैसे ह्यूमन आरबीसी, सीव ट्यूब, आप जानते हो फ्लोएम का पार्ट होता है सीव ट्यूब, तो वहाँ पे बेटा गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। फंजाई के केस में गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है, और मेल और फीमेल गैमेट्स ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन दोनों में ही गोल्जी बॉडी एब्सेंट्स होते हैं। और बेटा कहाँ पे एब्सेंट होता है गोल्जी बॉडी? प्रोकैरियोट्स के केस में। ये तो बहुत ही पुरानी और घिसी पिटी बात है कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, तो गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, इसीलिए प्रोकैरियोट्स में ये भी एब्सेंट होता है। आगे की बात करते हैं इसमें हम लोग। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जैसे साइज। तो बेटा इसका साइज और शेप वेरी करता है, चूंकि जो इसका मेन काम है वो काम होता है सिक्रीशन का। तो जिन सेल्स में सिक्रीशन होता है या जो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं, वहां पे जो इसका साइज है वो ज्यादा बड़ा होता है, जैसे लीवर एंड पैनक्रियाटिक सेल्स। आप जानते हैं कि लीवर और पैनक्रियाटिक सेल्स सिक्रीटरी सेल्स हैं, तो वहां पे गोल्जी एपरेटस का साइज बड़ा होता है, जबकि मसल सेल या नॉन सिक्रीटिंग सेल्स, ऐसी सेल्स जिनमें सिक्रीशन नहीं होता है, तो वहां पे इनका जो साइज है वो छोटा होता है। आगे देखते हैं बेटा नंबर्स। नॉर्मली एनिमल सेल के केस में जो गोल्जी एपरेटस है उसका नंबर 1 होता है पर सेल, यानी कि हर एक सेल में 1 पाया जाता है नॉर्मल एनिमल्स के केस में, और यही नंबर बेटा 6 to 15 हो जाता है प्लांट्स के केस में। लेकिन जो लोअर एल्गी हैं, ये प्लांट्स में आती है ना, जो लोअर एल्गी हैं उनमें इनका नंबर बेटा 1 ही होता है पर सेल। पोजीशंस की बात करते हैं बेटा।
इन वर्टिब्रेट्स के केस में, यानी कि वर्टिब्रेट्स के केस में जो इसका पोजीशन है वो पेरीन्यूक्लियर है, यानी कि न्यूक्लियस के पास में है, जबकि इन वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स के केस में ये डिफ्यूज्ड या स्कैटर्ड होते हैं। आप जानते हैं कि वर्टिब्रेट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, और इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है। तो वर्टिब्रेट्स के केस में जो गोल्जी बॉडी है उसका नंबर 1 होता है, मैंने बताया ना अभी एनिमल्स में, तो गोल्जी बॉडी का नंबर 1 है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस के पास में। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स के केसेस में या प्लांट्स के केसेस में इसका नंबर ज़्यादा होता है, तो एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट नहीं होती, ये पूरे सेल्स में इधर उधर फैली होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे टर्म यूज़ किया है डिफ्यूज्ड या स्कैटर्ड। शेप की बात करते हैं बेटा, इसका जो शेप होता है वो प्लियोमॉर्फिक होता है। अब प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? प्लियोमॉर्फिक का मतलब है एक ऐसा शेप, मतलब किसी का कोई निश्चित शेप ना हो, ठीक है ना, कोई डेफिनेट इसका शेप नहीं होता, क्योंकि इसका शेप बेटा चेंज करता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। कहीं पे सिक्रीशन का फंक्शन ज़्यादा है तो इसका शेप कुछ और होगा, कहीं पे सिक्रीशन का फंक्शन कम है तो इसका शेप कुछ और होगा, पैकेजिंग हो रही है तो कुछ शेप और होगा, यानी कि अलग अलग तरह का इसका शेप होता है। और जिस भी सेल ऑर्गेनल्स का शेप बदलता है या जिसका भी शेप बदलता है उसको हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिक। आगे की बात करते हैं इसमें हम लोग, तो आइए हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखने से पहले हमें ये पता करना ज़रूरी है कि इसका स्ट्रक्चर किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो बेटा इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से? सबसे पहला है बेटा सिस्टर्नी। सिस्टर्नी आप जानते हैं ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर, आप जानते हैं कि ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी। दूसरा बेटा है वैक्यूल, वैक्यूल्स, और तीसरा बेटा स्ट्रक्चर है वेसिकल्स, ठीक है ना। तो जो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है बेटा सिस्टर्नी, दूसरा है वैक्यूल और तीसरा है वेसिकल्स। जो बेटा सिस्टर्नी है उनका जो नंबर है एनिमल्स के केस में, एनिमल्स के केस में बेटा सिस्टर्नी का नंबर काफ़ी होता है, मान लीजिए कि मोर देन 10। जबकि प्लांट्स के केस में इसका जो नंबर है बेटा वो होता है 6 to 7 पर गोल्जी बॉडी। ये बेटा नंबर और ज़्यादा हो सकता है, जो मैंने आपको बताया था सेक्रेटरी जो सेल्स होती हैं जैसे लीवर की सेल, तो लीवर की सेल में 50 हो सकता है पर गोल्जी बॉडी इसका सिस्टर्नी का नंबर। तो आइए हम लोग बना के देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो देखिए बेटा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आपके सामने बन रहे हैं, आप इसे बिल्कुल पहचान पा रहे होंगे कि ये क्या है बेटा। बिल्कुल ये है बेटा सिस्टर्नी। और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं इसके पेरीफेरी पे, इनको हम बोलते हैं वेसिकल। और ये कुछ बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा वैक्यूल्स। तो ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी का। तो बेटा इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वेसिकल्स। ये है वेसिकल्स, ये हैं वैक्यूल्स, ये हैं बेटा वैक्यूल्स, और ये है सिस्टर्नी।
सिस्टर्नी। क्लियर? ये सिस्टर्नी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, ये सिस्टर्नी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं बेटा, जुड़ी होती हैं एक दूसरे से। क्यों जुड़ी होती हैं? जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो इसके बारे में जान पाएंगे आराम से कि आखिरकार ये जुड़ी क्यों होती हैं एक दूसरे से। आपस में बेटा इंटरकनेक्टेड होती हैं सिस्टर्नी। अब इनका जो ये जो सिस्टर्नी का अरेंजमेंट है, ये जो सिस्टर्नी का अरेंजमेंट है, इनके बेसिस पे इस गोल्जी बॉडी के साइड्स को नाम दिया गया है। जैसे आप देख रहे हो कि ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, ये है कॉन्वेक्स साइड। ये क्या है बेटा? कॉन्वेक्स साइड। आप लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में तो सुना ही होगा ना। तो आप देखो, ये आपको कॉन्वेक्स लेंस की तरह लग रहा है ना, तो ये है कॉन्वेक्स साइड। और कॉन्वेक्स साइड बेटा कहां पे होता है? कॉन्वेक्स साइड होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। कहां पे होता है बेटा? टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो जैसे ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यहां पे न्यूक्लियस के पास में जो ये साइट होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स साइट या कॉन्वेक्स फेस। और इसका क्या नाम हो सकता है बेटा? इसका नाम होता है फॉर्मिंग फेस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सिस फेस। जो दूसरा वाला फेज है, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव साइड या कॉनकेव फेस। कहाँ होता है बेटा? ये किस तरफ होता है? टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, न्यूक्लियस से अपोजिट साइड में होता है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? उसको हम बोल सकते हैं मैच्योरिंग फेस। इसको हम बोल सकते हैं मैच्योरिंग फेस। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांस फेस। अब जरा वर्किंग समझिए कि इनका नाम फॉर्मिंग फेज या मैच्योरिंग फेज क्यों रखा गया। जब भी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन या लिपिड का सिंथेसिस होता है। आज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे कि इसको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में क्यों रखा गया, इनका नाम फॉर्मिंग और इसका नाम मैच्योरिंग फेज क्यों है। तो बेटा देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स और लिपिड का सिंथेसिस होता है। वो प्रोटीन और लिपिड का जो सिंथेसिस होता है, वो वेसिकल्स के फॉर्म में यहाँ पे आके अटैच होता है इनके फॉर्मिंग फेज से। इनके फॉर्मिंग फेज से वो प्रोटीन और लिपिड आके अटैच हो जाती हैं वेसिकल के फॉर्म में। यहाँ से प्रोटीन और लिपिड का सिक्रीशन होके इस सिस्टर्नी के अंदर जाता है, और सिस्टर्नी के अंदर जाके यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है अलग अलग प्रोटीन और लिपिड्स का। कुल मिला के प्रोटीन और लिपिड मॉडिफाइड होके पहुँचती हैं कहाँ पे बेटा? मैच्योरिंग फेज पे, क्योंकि अब ये मैच्योर हो चुकी है ना मैच्योरिंग फेज पे। और जो ये आपको ये फूला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये अलग हो जाता है और अलग होके बनाता है वैक्यूल्स। अब ये वैक्यूल्स यहाँ से अलग होते हैं और ये आगे चल के बनाते हैं लाइसोसोम को। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस हुआ, वो प्रोटीन और लिपिड मॉडिफाइड होने गए गोल्जी बॉडी में, उसके बाद में वहां से बना बेटा लाइसोसोम। तो देखो एक तरीके से चैन के फॉर्म में इनका वर्किंग है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो यहाँ पे चूंकि प्रोटीन और लिपिड यहाँ से एंटर हो रहे हैं, रॉ प्रोटीन और लिपिड यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेज। और यहाँ अंदर सिस्टर्नी में मॉडिफाइड होके मॉडिफाइड प्रोटीन और लिपिड यहाँ से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेज। एक बेटा यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे मैंने नंबर्स डिस्कस किए थे आपको कि मोर देन 10 एनिमल्स में, प्लांट के केस में 6 से 7 गोल्जी बॉडी, लीवर के केस में 50 से ज़्यादा या 50 गोल्जी बॉडी। इसी तरीके से फंजाई के केस में, फंजाई की जो केस है, फंजाई के केस में सिर्फ एक सिस्टर्नी होता है, 1 सिस्टर्नी पर गोल्जी बॉडी। एक सिस्टर्नी की गोल्जी बॉडी होती है
फंजाई के केस में, इसलिए इसकी गोल्जी बॉडी को हम यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके सामने है। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी की। तो स्ट्रक्चर के बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो मेजर फंक्शन होता है बेटा गोल्जी बॉडी का, वो होता है सिक्रीशन एंड पैकेजिंग। जो गोल्जी बॉडी है बेटा, वो बहुत सारी चीज़ों को सिक्रीट करती है, जैसे पॉलीसैकेराइड, कोलेजन, प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स। तो पॉलीसैकेराइड का सिक्रीशन किया, कोलेजन का सिक्रीशन किया, प्रोटीन का सिक्रीशन किया, हार्मोन्स का सिक्रीशन किया। तो ये इन सब चीज़ों का सिक्रीशन और उसके बाद में इन सब चीज़ों की पैकेजिंग की जो जिम्मेदारी होती है बेटा सेल के अंदर, वो होती है गोल्जी बॉडी की। हेल्प करती है बेटा विटेलोजेनेसिस में, यानी कि यॉक फॉर्मेशन में, और जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है एग की, उसको भी फॉर्म करती है गोल्जी बॉडी। फिर बेटा आप लोगों को ध्यान होगा सेल प्लेट फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट सेल में सेल डिवीज़न होता है, वहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन है ये करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पे बेटा सेल प्लेट का फॉर्मेशन भी एक फंक्शन है किसका? गोल्जी बॉडी का। फिर देखिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइलेशन। अब ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या है? ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है कि जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो कुछ भी माने प्रोटीन और लिपिड, उसमें जो ये गोल्जी बॉडी है ये अपनी तरफ से ऐड करता है कार्बोहाइड्रेट को। तो जैसे प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन। और ये काम करता है ग्लाइकोप्रोटीन सेल आइडेंटिफिकेशन में। तो कभी भी जब कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है या ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो हम अक्सर सुनते हैं कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो वहाँ पे एक्सेप्टेशन और रिजेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि सभी के पास में अपनी अपनी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन किसने किया है? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन किया है गोल्जी बॉडी ने। तो सेल आइडेंटिफिकेशन भी एक फंक्शन होता है गोल्जी बॉडी का, यानी कि ग्लाइकोसाइलेशन भी एक फंक्शन है गोल्जी बॉडी का। उसके बाद में लिपिड में कार्बोहाइड्रेट ऐड हो गया तो क्या बनता है? ग्लाइकोलिपिड, और ग्लाइकोलिपिड का काम होता है प्रोटेक्शन। तो बेटा यहाँ पे सेल आइडेंटिफिकेशन और प्रोटेक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। तो गोल्जी बॉडी का जो नाम पड़ा है बेटा ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, वो पड़ा है बिकॉज ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। स्पर्म के टिप पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, जिसमें वेरियस एंजाइम होते हैं, लाइसिंग एंजाइम होते हैं, जो एग की वॉल को डाइजेस्ट करते हैं और वहाँ पे न्यूक्लियस को पहुँचाते हैं। तो बेटा उस एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडी के थ्रू। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत सारे टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो वहाँ पे जो प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन है, प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन है, वो बेटा किसके थ्रू होता है? गोल्जी बॉडी के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा गोल्जी बॉडी खत्म हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप एनसीईआरटी से भी पढ़िएगा और इसके क्वेश्चन लगाइएगा। अगले लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।